गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था। राष्ट्रपति का कार्यपालिका का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है, किस तरह की उसकी शक्तियां थी, योग्यताएं थी, ये सब मैंने विशेष हमने चर्चा कर ली थी। ये जो पार्ट होगा मैं उपराष्ट्रपति के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो उपराष्ट्रपति जो होता है क्या होता है और उसका निर्वाचन कैसे होता है। देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रपति होता है वैसे उपराष्ट्रपति का भी क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, कभी अगर राष्ट्रपति ना हो, पद पे नहीं हो, ठीक है, या उसकी रिटायर हो गया हो या बीमार हो या बाई चांस उसकी डेथ हो गई हो, तो उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाले, इसके लिए उपराष्ट्रपति की व्यवस्था ऐसी की गई थी। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होगा, ये राज्यसभा के सभापति का कार्य करता है, जो हमने पहले देख लिया था। अभी हम और देखेंगे, जब इसकी शक्तियां पड़ेगी तो हम देख लेंगे। सर्वाधिक सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसे निर्वाचन कैसे होता है तो देखेंगे। सबसे पहले बात की ये कहाँ है, संविधान के कौन से भाग में दे रखा है, कहाँ पे दिया हुआ, तो अनुच्छेद 63 में दे रखा है ये, है ना। अनुच्छेद 63 में क्या कर रखा है, उपराष्ट्रपति की व्यवस्था है, उपराष्ट्रपति पद है। ठीक है ना, दे रखा भारत का क्या उपराष्ट्रपति होगा। अब देखो निर्वाचन कैसे होगा, इसका निर्वाचन कैसे होगा, कैसे, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होगा, संयुक्त बैठक में होगा। ठीक है, दोनों सदनों की क्या होगी, जो संयुक्त बैठक होगी वही होगा। ठीक है, अब देखें पद्धति कौन सी होगी इसकी चूज करने की, इलेक्शन की इसकी, तो वो आपकी वही होगी आनुपातिक, जो राष्ट्रपति की होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ठीक है, तो ये एक पद्धति है। इस पद्धति से इसका क्या होगा, इलेक्शन, इसका जो चुनाव जो है वो होता है। दूसरी बात हम बात करेंगे योग्यता के बारे में। योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली योग्यता क्या होती है कि भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है, जो वही है सबका सब चीज है। क्या है, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात 35 वर्ष की उम्र हो, 35 वर्ष की उम्र हो। ठीक है, तीसरी बात लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है ना, ये उपराष्ट्रपति की योग्यता वही होंगी जो राष्ट्रपति की होती है, सीधी सीधी बात सी यही आती है। ठीक है, अगला जो आता है इसके पदच्युति, यानी पद से कैसे हटाया जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्यकाल जो है इसका, जैसे राष्ट्रपति का होता है कार्यकाल, इसका भी 5 वर्ष का ही निर्धारित होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना, लेकिन या तो ये स्वेच्छा से अपना पद त्याग दे, मर्जी हो उसकी, वो मुझे त्याग पद दे सकता है। ठीक है ना, और या राज्यसभा के कुल बहुमत के द्वारा पास प्रस्ताव से लोकसभा स्वीकार कर ले। ठीक है ना, यानी राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को, राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को लोकसभा स्वीकार कर ले, लोकसभा स्वीकार कर ले, तो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज की क्या दे रखी है, हटाने की तरीका बता रखा है। अगला आता है इसकी कार्य व शक्तियां। देखिए, अगर हम इसकी कार्य और शक्ति की बात अगर हम करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो पहला कार्य इसका यही होता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब ये होता है कि इस राज्यसभा की जो सभापति है उसका चुनाव नहीं होता है, उसका चुनाव
नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। केवल उप सभापति का चुनाव वो अपने सदस्यों में से ही करते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, मतदान का अधिकार इसको नहीं होता है, मतदान का अधिकार नहीं होगा, सभापति होगा लेकिन इसको मतदान का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन निर्णायक मत दे सकता है, ये निर्णायक मत दे सकता है, मत दे सकता है। ठीक है, अब देखिए निर्णायक मत का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ गई कि जो किसी विधेयक में मतदान 50-50% हो गया, यानी 50% इसको मिल रहा है, 50% मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन जीता कौन हारा ये निश्चित नहीं होता। उस कंडीशन में निर्णायक वोट ये दे सकता है। ठीक है, बाकी इसको वोटिंग का कोई अधिकार नहीं दे रखा है सभा, राज्यसभा के अंदर, कम से कम वहां पे तो नहीं दिया उसको। ठीक, ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार भी संभालता है। ठीक है, देखिए अब ये कैसे होगा, 4 चीजें बताता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु पर, ठीक है ना, मृत्यु हो जाने पर स्थितियां हैं, ये 4 स्थितियां होंगी, 4 स्थिति में ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। ठीक है ना, त्याग पत्र देने पर, मान लीजिए राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है, त्याग पत्र देने पर, ठीक है, त्याग पत्र देने पर, महाभियोग द्वारा पदच्युति पर, महाभियोग द्वारा पद से हटाए जाने पर, पद से हटाए जाने पर, ठीक है ना, और अन्य किसी कारण से, बीमारी से, यानी बीमारी से ग्रसित होने पर अगर ये चारों स्थिति अगर हो जाए, ऐसी कंडीशन अगर होती है, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उपराष्ट्रपति क्या करेगा, इसका राष्ट्रपति के कार्यकाल को संभाल लेगा, ये 4 स्थिति होने पर। ठीक है ना, तो उपराष्ट्रपति इस स्थिति में क्या करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री, अगला अपना टॉपिक प्रधानमंत्री होगा, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 74 में किया गया है। ठीक है ना, अनुच्छेद 74 में क्या किया गया है कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करता है, करेगा। ठीक है ना, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसको करेगा, तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, किसको करेगा ये, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो कैसे होगी, लोकसभा में जो बहुमत दल रहेगा, उस बहुमत जो दल होगा लोकसभा में, बहुमत दल के नेता को ये क्या करेगा, चुनता है। ठीक है ना, बहुमत दल के नेता को ये क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। ठीक है ना, देखिए प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन केवल लोकसभा की सीटों के लिए होता है। तो लोकसभा के अंदर जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलता है वो पार्टी अपना एक नेता चुनती है, उसी नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उसकी शपथ दिलाता है। ठीक है ना, अब देखें इसके कार्य और शक्तियां पढ़ते हैं। पहला कार्य इसका यही है प्रधानमंत्री का कि मंत्रिपरिषद निर्माण करना है। ठीक है ना, यानी ये देखिएगा कि पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री क्या करेगा, अपने मंत्रिपरिषद निर्माण करेगा और ये खुद ही निर्णय करता है कि भाई कौन कौन से मंत्रिपरिषद, कितने मंत्री होंगे और कौन कौन मंत्री होगा। तो इन सबका निर्माण कौन कर रहा है, केवल प्रधानमंत्री करता है। ठीक है ना, अगला क्या होगा, देखिए अगला क्या होगा कि जो मंत्रियों में जो विभाग होंगे,
इन मंत्रियों में विभागों को बांटेगा भी, और अगर जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी ये स्वयं कर सकता है, ठीक है ना। तो यानी मंत्रियों में विभागों को बांटेगा भी और परिवर्तन भी करेगा। किसी मंत्री को हो सकता है कोयला मिनिस्टर बना दे, कोयला मंत्री बना दे, लेकिन बाद में उसको परिवर्तन करके उसको वो कपड़ा मंत्री भी बना सकता है। तो ये कार्य भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। देखिए, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन से अगला कार्य होता है, प्रधानमंत्री क्या करेगा कि मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करेगा। यानी मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है ना। मंत्रिमंडल की बैठकों की ये क्या करता है? अध्यक्षता करता है तथा संचालन करता है। अध्यक्षता तथा संचालन भी यही स्वयं करता है, तथा संचालन का कार्य ये करता है, संचालन करता है, ठीक है ना। और बैठकों में क्या करेंगे कि विषय रखे जाते हैं, विषय पे विचार किया जाता है, और ऐसे विषय हुए जो प्रधानमंत्री अपने एजेंडा में रखता है, ठीक है। प्रधानमंत्री बोलते हैं नहीं अभी हमें गंगा की सफाई पे ध्यान देना है, तो वो मेन कार्य पहले किया जाता है, ठीक है ना, उसी में विचार पहले किया जाता है। अगला जो इसका आता है वो शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का काम। अब देखिए, प्रधानमंत्री का जो प्रमुख कार्य ये भी होता है कि प्रधानमंत्री क्या करेगा कि शासन के जितने भी विभाग होंगे, जो भी विभाग दिए गए मंत्रियों को, उनमें कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय स्थापित करेगा, ठीक है ना, कि आपस में एक लिंक बनाएगा और उन सबको एक इकाई के रूप में कार्य करने का ये ऐसा करता है, ठीक है ना। ऐसा कार्य करेगा कि सब लोग मिलकर एक साथ काम कर सके। तो शासन के विभिन्न विभागों में ये समन्वय स्थापित भी करता है। ये लोकसभा का नेता होता है, ठीक है ना, लोकसभा का नेता होता है। और साथ ही साथ कानून निर्माण का जो कार्य होता है, यानी बहुमत दल का जो होता है, जो दल है उसका नेता होगा। तो कानून निर्माण के समस्त कार्य, कानून निर्माण के समस्त कार्य जो होंगे, प्रधानमंत्री ठीक है ना, तो इन सभी कार्य में क्या करेंगे? प्रधानमंत्री ही नेतृत्व करता है। देखिए, अगला कार्य होगा कि राष्ट्रपति है तो मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, और ये है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल द्वारा किए गए कार्यों के को मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी कार्य होंगे, जो किए गए कार्य हैं, उन कार्यों की जानकारी ये किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? इसको जानकारी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि रिपोर्ट दे देता है इनको कि भाई आज मंत्रिमंडल ने ये काम किया। और राष्ट्रपति जब चाहे वो मंगवा भी सकता है, राष्ट्रपति देश का प्रधान है, ठीक है ना। ये कार्य यानी एक लिंक का काम करता है। और मंत्रिमंडल के जो निश्चय क्या क्या है उनसे परिचय भी करवाएगा, राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। ये राष्ट्रपति को भी परामर्श का कार्य भी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के द्वारा करवाता है। तो ये एक कड़ी का काम करता है, ठीक है ना। ये एक प्रकार से कड़ी का काम करता है, कड़ी का काम करता है, ठीक है। अब देखें, संविधान अभी क्या करता है कि पदाधिकारी नियुक्ति का अधिकार देता है राष्ट्रपति को, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को तो नियुक्ति का अधिकार दे रहा है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। व्यवहार में क्या होगा कि व्यवहार में राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति स्वविवेक से वो कार्य नहीं कर सकता, स्वविवेक से नियुक्ति नहीं करता है, स्वविवेक से नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है ना। वरन यानी प्रधानमंत्री वो कार्य करता है, वरन प्रधानमंत्री के परामर्श से वो कार्य करेगा। के परामर्श यानी प्रधानमंत्री अगर बोलेगा कि भाई इसको जज बनाना है तो वो ये काम करेगा, तो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे सीधा मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद खूब आ रहा है, बार बार एक ही नाम आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद देख लेते हैं। देखिए, मूल संविधान में के अनुच्छेद 54 में
सॉरी 74 में, यानी जो अनुच्छेद दे रखा है 74 में क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति को कार्यों में सहायता देने के लिए, किसमें, कार्यों में सहायता देने के लिए, सहायता देने के लिए, ठीक है ना, राष्ट्रपति को उसको कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है ना। तो उसका जो अध्यक्ष होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, पीएम होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। अब देखिए अध्यक्ष कौन हो रहा है, उसका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो अब ऐसे देखो सिद्धांत रूप में देखिए तो भारतीय संविधान द्वारा जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होगी राष्ट्रपति मानी जाती है, जो मैंने आपको बता रखा है अनुच्छेद 53 के अनुसार ऐसा कहा हुआ है। लेकिन वास्तव में उसकी जो शक्तियां होती है वो शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, तो प्रधानमंत्री उसकी शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है। ये ऐसा हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है। फिर हम देखेंगे मंत्रिपरिषद का गठन। देखिए मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ शुरू होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो संविधान का जो अनुच्छेद है, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में मैंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 75 के अनुसार क्या होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो होगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा, प्रधानमंत्री की परामर्श यानी कि सलाह पर करता है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रही है कि अनुच्छेद 75 वो ये कहता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है, भारत के जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा। ये ऐसा मंत्रिपरिषद गठन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखें अगला जो बिंदु होगा इसका वो होगा प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों का चयन। देखें अब अन्य मंत्री को मैंने आपको बताया कि अन्य मंत्री की जो नियुक्ति होगी कैसे करेंगे। अभी ये जो पॉइंट बताया कि अन्य मंत्री जो होंगे उसका नियुक्ति तो कौन कर रहा है, चयन कौन कर रहा है, केवल चयन की बात करो तो प्रधानमंत्री तो उसका चयन करता है, लेकिन उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वो उसके परामर्श के अनुसार ही करेगा, ठीक है ना। और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श को मानना पड़ता है, उसके लिए बाध्य किया हुआ इसको कि भाई जो प्रधानमंत्री बोलेगा तुम्हें वो काम करना है, ठीक है, ऐसे उसको बाध्य किया गया है, ठीक है। अगला जो बिंदु होगा वो कार्य विभाजन का होगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मंत्रियों में कार्य विभाजन देखेंगे, मंत्रियों में मंत्रिपरिषद गठन हो ना, कैसे होगा, मंत्रियों में कार्य विभाजन होगा, मंत्रियों में कार्य विभाजन यानी काम का बंटवारा किया जाएगा, किस मंत्री को क्या क्या काम दिया जाएगा। तो गठन के बाद जब इसका गठन हो जाता है तो क्या करेगा कि प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री जो होता है वास्तव में जो काम करने वाला प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा क्या होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा विभागों का विभाजन होता है, विभागों का विभाजन किया जाता है, विभाजन किया जाता है, ठीक है ना। और ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर ही डिपेंड होता है कि उसको कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो इस पे पूरा अधिकार उसी का दिया हुआ है। अगला जो होता है चौथा, वो है मंत्रियों की आवश्यक योग्यताएं क्या होंगी। तो आवश्यक योग्यताएं देखेंगे। सबसे पहले ये है कि संसद का सदन होना जरूरी है, उसको कौन से
संसद का सदस्य होना जरूरी है। सबसे प्रमुख योग्यता ही यही है, सदस्य होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर नहीं है, मान लीजिए, ठीक है ना, अगर सदस्य नहीं है, अगर सदस्य नहीं है तो, अगर ये सदस्य नहीं है तो, सदस्य नहीं है तो क्या करना, 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए पिछली बार के जब लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उस समय क्या हुआ था, जो अरुण जेटली जो थे, जो स्वर्गीय अरुण जेटली जो थे, वो अमृतसर से चुनाव हार गए थे, ठीक है। तो अब चुनाव हार गए तो भी मंत्री तो उनको बनाया गया है, तो मंत्री बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा की सदस्यता उनको लेनी पड़ी, और 6 महीने के अंदर वो राज्यसभा के सदस्य बने, तब जाके उनके मंत्री तो जो पद है वो सुरक्षित रह पाया था, ठीक है। तो ये उनकी योग्यता होती है मंत्री बनने की। देखिए शपथ कौन करवाएगा, तो राष्ट्रपति करवाता है। शपथ ग्रहण कौन करवाएगा, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करवाता है, शपथ ग्रहण करवाता है, ठीक है। अगली जो शक्तियां हो जाएंगी इसकी, जो मतलब इसके कार्य होंगे, छठा और मंत्रिपरिषद कार्यकाल, यानी कि उनका कार्यकाल। देखिए कार्यकाल के बारे में क्या है, कोई निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जब तक निश्चित नहीं, क्यों, क्योंकि संसद का विश्वास प्राप्त हो, विश्वास प्राप्त हो तब तक पद पे रह सकते हैं, तब तक पद पर रह सकते हैं, ठीक है ना। वैसे कार्यकाल इनका 5 वर्ष है, कितना है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन निश्चित नहीं है ये, कि निश्चित मतलब ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष ही पूरा कर पाएंगे, ऐसा निश्चित नहीं है। तो संसद का अगर विश्वास होगा कि भाई सही काम करे तभी रह पाएंगे, वरना वो नहीं रह पाएंगे, ठीक है। फिर इनके वेतन भत्ते, अगला जो इनका 7वां जो है, वेतन और भत्ते, वेतन व भत्ते, ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री हो गया, कैबिनेट के सदस्य हो गए, राज्य मंत्री हो गया, उप मंत्री हो गए, इन सब का जो मासिक भत्ते इनको निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको मासिक भत्ते इनको निर्धारित किए जाते हैं, और ये संसद द्वारा किया जाता है। तो वेतन भत्ते किसको मिलेंगे, संसद द्वारा संचित निधि से दिया जाता है। एक निधि बनाई गई है, निधि मतलब एक इनका कोष बना रखा है, संचित निधि, उससे ये दिया जाता है, ठीक है। फिर मंत्रियों की श्रेणी क्या होगा, अगला मंत्रियों की श्रेणी यानी मंत्री किस किस टाइप के मंत्री होते हैं, तो हम देखेंगे। मंत्रियों की श्रेणी की अगर हम बात करते हैं, तो प्रथम जो मंत्री की जो श्रेणी हो जाएगी, जो पहले जो पार्ट आ रहा है मंत्रियों की श्रेणी में, वो आ रहे हैं, उसमें मंत्रिमंडल कहते हैं, उसको ये कैबिनेट कहते हैं। मंत्रिमंडल ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, या कैबिनेट सदस्य, कैबिनेट के सदस्य, कैबिनेट सदस्य, ठीक है ना। ये सर्वोच्च इकाई होती है, क्या होती है, सर्वोच्च इकाई है, ठीक है। ये क्या होती है, सर्वोच्च इकाई होती है। अब दूसरे में जो है वो राज्य मंत्री होते हैं, क्या होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है ना। ये मंत्री उपमंत्री बीच के होते हैं, क्या होते हैं, मंत्री व उपमंत्री की बीच की स्थिति, उपमंत्री के बीच की स्थिति, स्थिति, ठीक है ना। तीसरे जो होते हैं उपमंत्री होते हैं, ठीक है ना। उपमंत्री जो तीसरे इसके लेवल के होता है। तो पहला जो होगा मंत्रिमंडल, जिसे कैबिनेट कहेंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। जब मीटिंग होती है तो कैबिनेट की बात करते हैं तो केवल वो मंत्री आते हैं, कैबिनेट के मंत्री ही आते हैं, ये 2 राज्य मंत्री और मंत्री नहीं आते। इनको जब बुलाया जाए तो ये इस मीटिंग में सम्मिलित हो सकते हैं, वरना ये सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे मंत्रिमंडल की शक्तियां। देखें
मंत्रिमंडल की शक्ति में जो पहला जो बता रहा गया अनुच्छेद 74 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन में सहायता और परामर्श देगी। ये हम कब से यही पढ़ रहे हैं कि मंत्रिमंडल क्या करेगा, राष्ट्रपति को क्या करेगा, उसके कार्य करने में सहायता प्रदान करता है या परामर्श उसको देते हैं। ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखते हैं पहले जो इसकी शक्तियां हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करने का कार्य ये करते हैं। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, निर्धारित करना। देखिए मंत्रिमंडल के सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, आप सुनते रहिए मेरी बातों को। मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो होता है राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना। ठीक है। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा एक दूसरे के साथ में यानी दो देशों के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए ये निर्धारित करता है। ठीक है ना। यानी दो देशों के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए उस विषय में निर्धारित करता है। प्रशासन के विभिन्न विभागों में कैसा संबंध होना चाहिए ये निर्धारित करते हैं। ऐसी कुछ नीतियां जो होती है ये बनाता है। अगला जो हो जाते हैं कानून निर्माण पर नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है ना। कानून निर्माण पर नियंत्रण। देखें अब देखो संस्थात्मक व्यवस्था है तो मंत्रिमंडल कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं होती है, कानून निर्माण के कार्य भी करते हैं। मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य करता है कानून का निर्माण करता है। ठीक है ना। कानून का निर्माण ये करते हैं। अब देखिए कानून निर्माण जो होता है वो एक निश्चित विधि के द्वारा किया जाता है और मंत्रिमंडल सदस्य जो होते हैं वो महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो विधेयक होंगे विधेयक संसद में प्रस्तुत करते हैं, संसद में प्रस्तावित करते हैं। ये सदस्य लेके आते प्रस्तावित करते हैं। ठीक है। अगली जो हो जाएगी इसकी कार्यपालिका पे सर्वोच्च नियंत्रण होता है। क्या होता है, कार्यपालिका पर, राष्ट्रीय कार्यपालिका पे, राष्ट्रीय कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार की बात करें, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर। ठीक है। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, सर्वोच्च नियंत्रण। देखिए यहाँ पे कि सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो देखो सैद्धांतिक दृष्टि से क्या होता है, सैद्धांतिक दृष्टि से कार्यपालिका शक्ति किसी पर, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति किसी पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। ये मैं बता रहा हूं आपको कब से यही चल रहा है। ठीक है। लेकिन जब व्यवहार में कार्यपालिका शक्ति कहां होगी, कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। क्या होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, हाथ में है। ठीक है। अब दो बात आती है, सैद्धांतिक अगर सिद्धांत के रूप से देखिए तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन व्यवहार में देखें तो उसी शक्ति का इस्तेमाल कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण किसका हो गया, मंत्रिपरिषद का हो गया। ठीक है। अब देखिए अगला जो काम है, अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, न्यायपालिका के बारे में मैं आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है ना। अगली वीडियो जो होंगी इसमें हम न्यायपालिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जो है हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री पढ़ा, मंत्रिपरिषद पढ़ा, प्रधानमंत्री कार्य शक्तियां पढ़ लिया, मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य हमने पढ़ लिया। ठीक है। ये तीन प्रमुख क्वेश्चन जो है आपको मैं दे रहा हूँ, ये अभ्यास प्रश्न अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न ही है। ठीक है ना। और इन प्रश्नों को करने के लिए आप वीडियो का सहारा लीजिए, वीडियो को सुनिए, बार बार देखिए और काम कीजिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।